मेरी नई नई पोस्टिंग भारत के इस जंगल में हुई थी। मेरा नाम पवन शेखर है। मेरा आज जोड़ीदार मेरे साथ नहीं था, उसका नाम प्रकाश है। प्रकाश और मुझे आज जंगलों में पुराने खंडरों की जानिब रात के दौरे पर निकलना था, जबकि आज अचानक प्रकाश की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। बारिश के चलते शायद उसको मौसमी बुखार हो गया था। मच्छरों की बहुतायत बढ़ जाती है, शायद कि उसको भी किसी मादा मच्छर ने काट लिया होगा जो उसे बुखार हुआ। वो करीबी हॉस्पिटल में एडमिट था, शायद कि उसे डेंगू वायरस हो गया था। खैर, मैं अस्पताल से मिलकर उसके पास से अपने अगले कदम की तरफ जा रहा था, यानी कि उन खंडरों की तरफ जहां आज फर्स्ट टाइम मेरा विजिट था। लोकेशन मैंने लगा रखी थी और मैं जीप को कच्चे पक्के रास्तों से जंगल के दौड़ाते हुए जा रहा था। झींगरों की चटखीली आवाज ने मेरे कानों के पर्दे फाड़ रखे थे, तो कहीं से अचानक कव्यों की उड़ती हुई काई काई ने माहौल को और भी बदमजा कर रखा था। अचानक जोर से आती उन गीदड़ों की अजीब सी आवाज। मैं इस शोबे में इतना ज्यादा नया तो नहीं था, लेकिन तजुर्बा मेरा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। मैं जंगल का वाइल्ड ऑफिसर हूँ और वाइल्ड ऑफिसर होने के नाते हमको कुछ काम दिए जाते हैं। जगह जगह चप्पे चप्पे को जाकर चेक करना होता है, कहीं दुश्मन अपना मुंह काला ना कर रहा हो। हमें इंफॉर्मेशन मिली थी खंडरात की, तो ऑफिसर्स ने मुझे खंडरों का मुआयना करने के लिए भेज दिया और वहां का रिपोर्ट भी मुझको तैयार करनी थी। प्रकाश बिलावजह बीमार हो गया था और हमें आज ही ये काम अंजाम देना था और सुबह मुझे रिपोर्ट तैयार करके ऑफिसर को देनी थी। रात के 8 बजे थे। मैं अपनी जीप भगाए ले जा रहा था। दाएं बाएं जानिब हूका सा सन्नाटा और कहीं परिंदों का शोर तो कहीं दूर से आती खौफनाक आवाज। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। मेरी माँ मुझसे अक्सर कहती, पवन कुछ और शोभा बना लो, कुछ और काम कर लो, तुम ये वाइल्ड एनिमल्स की क्यों इतना ज्यादा वो करने लगी हो। लेकिन मैं अम्मी को यही कहता, अम्मी तनख्वाह अच्छी है, क्या हुआ तो अगर मैं यहाँ वक्त गुजारता हूँ। अगर आपको भी शौक है तो जंगल में कोई छोटा मोटा बंगला आपके लिए भी तैयार करवा देता हूँ। ना बाबा ना, मुझे जंगली नबातात के साथ रहने का और हैवानात के साथ रहने का कोई शौक नहीं। जब तेरी शादी करूंगी तू अपनी बेगम के साथ वहां बस जाना बेटा, मैं तो यही बेहतर हूँ। खैर, बातें दिमाग में लाता हुआ पवन अंदर ही अंदर मुस्कुराता हुआ जीप को अब बिल्कुल खंडरों के बाहर लाकर बंद करके नीचे उतर चुका था। उसके पास 2 वेपन से बड़ी स्पॉटलाइट जो कि दूर दूर तक दिखाई देता। अचानक उसको कुछ कुत्ते भौंकने की आवाज आई। उसने फौरन टॉर्च लाइट बंद कर दी। उसका इरादा था कि जंगल में कुत्ते नहीं हैं, ये कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है। बहरहाल वो कुत्ते के भौंकने पर उसने जिस डायरेक्शन में देखा वहां जंगल में खंडरातों का पिछला हिस्सा था। ये खंडर क्या थे? टूटी फूटी आधी दीवारी और वसी अरीज दराज जगह पर फैला हुआ ये खंडर किसी दौर का किला रहा होगा, राजा महाराजा का। जंगल के बीच में ही उसको ये नगरी बसानी थी और हमें यहाँ हमारे ऑफिसर्स ने भेज दिया कि जाओ जाकर मुआयना कर आओ और हमें रिपोर्ट तैयार करके दो। आया कि ये खंडर बिल्कुल सेफ है, यहाँ कुछ सामान सास पड़ा हुआ तो नहीं। 3 साल हुए खंडर की कोई रिपोर्ट तैयार हुई ही न थी। मैं कुत्ते की आवाज का ताक्कुब करते हुए उस जगह पर जा रहा था
जो कि आवाज बंद हो चुकी थी। मेरे मजबूत जूते जब पत्तों पर पड़ते सूखे हुए तो चरखी सी आवाज पैदा होती और मैं नीचे देखता, लेकिन मैं भी आदत से मजबूर था। बड़ी एहतियात के साथ उस जगह जा पहुंचा। अब जो आंखें मेरा सामने नजारा देख रही थी, उसने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये मैं क्या देख रहा हूं? एक लड़की, बेपनाह खूबसूरत, उसे शायद अपना होश भी न था। उसको एक बड़े से ताबूत के ऊपर एक स्याह लिबास पहने हुए आदमी ने लिटा रखा है। उस आदमी के बाल दराज, रंग खासा स्याह, चेहरे पर हैबतनाक वहशत। वो मुंह में कुछ मंत्र पढ़ रहा था। ये कुत्ता क्यों भौंका था? कुत्ता उसके साथ ही बैठा था। शायद उसे एहसास हो गया होगा कि यहाँ पवन साहब पहुंच चुके हैं। जैसे ही पवन ने सोचा कि वो अंदर एंट्री दे और इस बंदे को पकड़ ले, वैसे ही उसने मजीद दिलचस्पी लेने की सोची। ये करता क्या है, मैं देखूं तो सही। पवन वही टेक लगाकर बैठ गया और खामोशी से छोटी सी जगह से उसको पढ़ते हुए देखता रहा। बीच बीच में पवन की एक आध दफा आंख लगी थी, लेकिन मजाल है वो आदमी जरा भी लर्जा हो, थका हो। उसके हाथ ऊपर थे, उसकी नजरें उस लड़की के चेहरे पर बाकायदा जमी हुई थीं और वो मुंह पर अजीब अजीब अनाप शनाप जाप पढ़े जा रहा था। जब उसका जाप मुकम्मल हुआ, उसने हाथ से अपने खून की एक धार उस लड़की के ऊपर डाली और फिर एक किताब अजीब सी उस लड़के के माथे पर रखी। वो किताब रखते ही लड़की उठ बैठी और वो आदमी बहुत तेजी से पीछे गायब हो गया। अंधेरे में यकदम उस लड़की ने अपना सरापा दिखाया, नीचे उतरी और बंद आंखों के साथ एक जानिब चलना शुरू हो गई, कुत्ता उसके पीछे पीछे। मुझे वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्या था, मैं भी लड़की के पीछे पीछे। ये कहाँ जा रही है? इतनी तेजी से रास्ता पार करते हुए उसने खंडरों की पूरी जगह अबूर कर ली थी और जंगल के बीचों बीच नदी नालों को पार करते हुए जा रही थी। ये बात तो मैं जानता हूँ, जंगल के चारों तरफ छोटी छोटी गांव की आबादियां थीं। यकीनन ये लड़की भी कहीं ना कहीं से आई होगी। तकरीबन पौना घंटे की मुसाफत के बाद वो लड़की एक छोटी सी कुटिया में जा घुसी और कुत्ता जैसे ही उस लड़की को अंदर घुसता देखता है, फौरन पलट भाग उठता है। अब मैं उस कुत्ते के पीछे उसी रास्ते जा रहा था। कुत्ता भी खंडर पहुंचा और मैं भी। उसके बाद उस आदमी ने वो ताबूत खोला और उसके अंदर वो शायद जा चुका था और उसका कुत्ता भी। ये तो एक बहुत खौफनाक और दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली, सामने देखने वाला ऐसा भयानक मंजर मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं इस ताबूत वाले के पास जाऊं या उस झोपड़ी वाली के पास जाऊं या ऑफिसर्स के पास जाऊं। मैंने फौरन वापसी की ठानी। मेरी हालत पतली हो गई थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरा जिस्म लरजना शुरू हो गया था, लेकिन मैंने उस जगह पर मार्क लगाया और अपनी जेब अपने हाउस की तरफ दौड़ा दी, जो कि एक छोटा सा घर था। और अब मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा था। मैं भागम भाग प्रकाश के पास पहुंचा। वो खासा बेहतर था। मैंने उसको तमाम कहानी बताई। अब तो प्रकाश भी हैरान हो गया कि खंडरों में ये क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। मैं अपना सर हाथों में दिए बैठा था और सिगरेट के कश लगा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा वो उस लड़की को वहां लिटाकर आखिर कर क्या रहा था। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी प्रकाश, अगर तू भी उसे देख लेना
اس سے تو چندہ بھی شرما جائے۔ پرکاش میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کا حسن تمہیں محبت کی جانب تو نہیں لے گیا؟ نہیں بابا، وہ لڑکی کی تو آنکھیں تک نہیں کھلی تھیں، مانو جیسے اسے ہپنوٹائز کر رکھا ہے۔ ہپنوٹائز؟ جادو کا معاملہ تو نہیں ہے یہ کہیں؟ معلوم نہیں، پر وہ تابوت کے اندر چلا گیا تھا اور وہ کتا بھی۔ ہم خاصی دیر تک یہ بات ڈسکس کرتے رہے جب ایک اور وائلڈ آفیسر ہمارے پاس پہنچے۔ اس کا نام راجن تھا۔ میں نے راجن کو بھی تمام کہانی بتائی۔ اب یہ ہم تینوں کے بیچ میں ایک ایسا معمہ آ چکا تھا جس کا حل کرنا نہایت ضروری تھا۔ راجن انتہائی شارپ اور انٹیلیجنٹ آفیسر تھا۔ اس نے ہم سے 1-2 دن کا وقت مانگا اور اپنی اسٹریٹجی رکھنے کا بولا تھا۔ شام کی چائے کے وقت آفس میں راجن آ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی فائل تھی، ڈائری نما۔ پھر اس نے جو ہمیں بتایا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے بولا یہاں کالی داس نام کا ایک جادوگر تھا جو وہ جوان مہیلاؤں کو بلا کر ان سے شاریرک سمبند بناتا تھا اور پھر ان کو کالی کے بھیٹ چڑھا دیتا تھا۔ جب آہستہ آہستہ گاؤں میں یہ بات پھیلنے لگی تو انہوں نے کالی کو اس تابوت کے اندر جلا کر اس کی مٹی یہاں اکٹھی کری ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں نے اسے زندہ دیکھا ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ تو میں اس چیز کا پروف دے سکتا ہوں، پر یہ کتنی پرانی بات ہے؟ یہ گھٹنا تقریباً 70-80 سال پرانی ہے۔ 70-80 ایئرس اولڈ؟ کیا مطلب اتنی پرانی؟ پون اور کرشن ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، اور وہیں پر راجن نے کتاب بند کرتے ہوئے لمبی آہ بھری۔ پون، تم بھی جھوٹ کیوں بولو گے؟ لیکن ایک مرا ہوا انسان وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اور وہ کتا، وہ بھی حقیقت ہے۔ اب بہت زیادہ پریشانی پھیل چکی تھی۔ میں، کرشن اور راجن تینوں کے تینوں اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ میں وہ راستہ بھولا نہ تھا۔ کچھ ہی منٹوں میں ہم اس کٹیا کے باہر کھڑے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا اور اندر سے کھانسی کی آواز آئی، ہم بنا وقت ضائع کیے اندر چلے گئے۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی لیٹا تھا۔ بوڑھے آدمی نے بتایا کہ میں یہاں برسوں سے اکیلا رہتا ہوں۔ میری ایک بیٹی ہوا کرتی تھی۔ 20 یا 30 سال پرانی بات ہے، جب میری بیٹی نئی نئی بڑی ہوئی اور وہ اندر جنگلوں میں لکڑیاں توڑنے جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی نہ لوٹی۔ اب تو ہم تینوں کے اور بھی آسان خطا ہو گئے تھے۔ کیس مسٹری بنتا جا رہا تھا۔ میں نے ان کو اس لڑکی کا حلیہ بتایا اور وہ لال غرارہ یا شرارہ جو بھی کچھ پہنی تھی اور اس کے اوپر چھوٹی چولی۔ یہ سن کر وہ بوڑھا آدمی زاروں قطار رونے لگا۔ یہی وہ جوڑا تھا، لال رنگ کا گھاگرا، جو وہ پہن کر جنگل میں آخری دفعہ لکڑیاں لینے گئی تھی اور پھر کبھی نہ لوٹی۔ ہم بنا وقت ضائع کیے باہر آ گئے تھے۔ مجھے راجن بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے جو تم نے دیکھا؟ یہ مسٹری کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ چلو کھنڈروں کی طرف چلتے ہیں۔ ہم سب اگلے قدم میں اس کھنڈر کی جانب جا رہے تھے۔ رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ جھینگروں کی آوازیں کان پھاڑ رہی تھیں۔ آسمان پر آج بادل پھر گرج اٹھا۔ دور سے آتی بھیڑیوں کی آواز خوف اور رونگٹے کھڑے کر رہی تھیں۔ ہم وائلڈ آفیسرز ہیں، لیکن پھر بھی معاملہ ہی کچھ ایسا تھا۔ کہاں ہے وہ جگہ بتاؤ؟ دیکھو پون، جگہ تو تمہیں یاد ہوگی۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ آہستہ سے وہ نیچے اترا۔ راجن اور کرشن یہ بھی نیچے اترے۔ وہاں سامنے سیدھا یہ 2-3 دیواریں کراس کر لینے کے بعد ایک چھوٹی سی جگہ ہے۔ وہاں وہ تابوت رکھا ہے اور یقیناً
8:30 बजे का वक्त था, अब तो 10 बज रहे हैं, वो इधर ही होगा। जैसे ही पवन राजन और कृष्ण को पीछे लेता हुआ उस जगह पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था, जगह खाली थी। तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। कहाँ है, किधर है? पवन ने अपने कान जमीन पर लगाए। यहां, मैंने आंखों से देखा था। पर कैसे? नामुमकिन, मैं पागल हो जाऊंगा। इतनी बड़ी ट्रेजेडी मैंने आंखों से देखी है, ये सब क्या था? राजन ने पवन के कंधों पे हाथ रखा। कभी कभी नेचर हमें वो कुछ दिखाती है जो सिर्फ किताबों की हद तक सीमित होकर रह जाता है, लेकिन घटनाएं किताबों में सीमित रहने के लिए नहीं बनी। तुम्हें नेचर ने ये चीज दिखाई थी, लिहाजा इस बात में कितनी सदाकत है, कभी ना कभी हमें भी पता चल ही जाएगी। लेकिन कालिदास आज भी बाज नहीं आता, उसकी आत्मा को शांति नहीं, और वो लड़की आज भी उसके बुरे काम का हिस्सा है। यकीनन उस लड़की को इसने बहुत तड़पा कर मारा होगा। कालिदास की मौत कैसे हुई, ये एक मुअम्मा है, मिस्ट्री है। लेकिन पवन ने जब ये बात अपनी अम्मी के साथ शेयर की तो उनकी माँ ने पहली फुर्सत में पवन की वाइल्ड लाइफ एनिमल की जॉब छुड़वा दी थी और इज्जत से लेकर उसको दूसरे शहर शिफ्ट हो गई, क्योंकि कालिदास अक्सर व बेशतर अब पवन को ख्वाबों में आने लगा था, हंसता और मुस्कुराता। मैं एक मुअम्मा हूं, मैंने तुम्हें खुद को जानबूझकर दिखाया था। अगर तुम उस रोज अंदर आ जाते ना पवन, तो अगली भेंट तुम्हारी होती। मैं आज भी बलि देता हूं, लेकिन नजर किसी को नहीं आता। तुम कब आ रहे हो? कुछ ही दिन गुजरे थे कि राजन उस जंगल में गायब हो गया था। कृष्ण ने पवन को फोन कर कर बताया कि राजन अक्सर व बेशतर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उन खंडरों में जाया करता और एक रोज वापस ना लौटा। पवन को उस वक्त अपने ख्वाब की तस्दीक हुई कि कालिदास आज भी कुछ न कुछ कर रहा है। वो जाकर भी नहीं गया, उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। लिसनर्स, प्लीज मस्ट सब्सक्राइब माय स्टोरीज चैनल। जो कोई भी लिस्टर स्टोरीज सुनने में इंटरेस्टेड है, मेरे चैनल पर आ जाइए। शुक्रिया।